विधिक कैरियर के बारे में अपने कुछ जीवन का, अगर लॉ के फील्ड से अगर अपना कुछ अनुभव शेयर करें, जैसे कि आप समाज के कुछ मुद्दों पर भी काम कर चुके हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि जब आप समाज के बीच में होते हैं तो आप कैसा फील करते हैं, कैसा अनुभव करते हैं, आप पहले मुझे उस बारे में बताइए और लोगों को। देखिए, सामाजिक कार्यों से विशेष नाता रहा है। हमारे कुछ मित्र हैं जिन्होंने हमको समाज सेवा की इस फील्ड में लेके आए। बहुत सारे यूथ का हमारे को सपोर्ट मिला। पिछले 18 से 20 सालों से हम लगभग, इतना समय हो गया होगा, ब्लड डोनेशन, आई डोनेशन, चाइल्ड एजुकेशन और भी सोशल मुद्दों पर, वुमेन एम्पावरमेंट पर काम कर चुके हैं। अभी पिछले 15-16 सालों से मैं विधिक सेवा में हूँ, लीगल एक्सपर्ट के रूप में अपना काम कर रहा हूँ और इसके साथ साथ सामाजिक मुद्दों पर भी जुड़ा रहता हूँ। लोगों के साथ समाज सेवा में जुड़ना, उनके साथ में पार्टिसिपेट करना, ये सब चल रहा है। फिलहाल भी जब ये कोविड का समय है तब कुछ संस्थाएं हैं जो आगे आकर, जैसे सोशल चौकीदार है, ह्यूमैनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये संस्थाएं हैं जो आगे आकर लोगों के बीच में जा रही हैं, काम कर रही हैं। युवाओं को देखकर बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ, ये युवा हैं तो देश का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित है। क्योंकि आज के समय में ये संभव है ही नहीं कि इतनी बड़ी महामारी के समय में शासन या प्रशासन इस समय देश को रूल कर सके या देश को आगे सुविधा पूर्वक चला, आगे आकर अपने कंधों पे जिम्मेदारियां ना ले लें। तो इस समय में ये सारी सुविधाएं दे पाना, जनता तक पहुंच पाना लगभग असंभव की स्थिति बन जाए। तो ये स्थितियां हैं। अच्छे अनुभव रहे हैं, युवा सामने आए हैं, तो समाज को और देश को हमेशा से ही अच्छा करने का मौका मिला। जी सर, हमारी टीम से एक जन आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हम दोनों को ही थोड़ा सा तेज बोलना है। एक्चुअली क्या है, इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है तो हमें थोड़ा सा इसमें ऊंचा बोलना है। जी ठीक है, तो ठीक है। सवाल मैं आपसे पूछूं इससे पहले एक मैं छोटा सा सवाल, एक पर्सनल क्वेश्चन करना चाहता हूं कि मैंने देखा है जब हम ऐसे सामाजिक मुद्दों पे कुछ काम करते हैं तो ऐसी बहुत सी कठिनाइयां आती हैं लोगों की अज्ञानता के कारण, या लोग जुड़ना नहीं चाहते इन सब चीजों से। जैसे अगर कहें कि जैसे अगर मैं किसी से कहूं कि अगर आप खाना डोनेट करें, तो लोग इस चीज से डरते हैं कि शायद खाना डोनेट करें तो कुछ हो जाए, या उनको भी कोरोना हो जाए, या वो बाहर जाए तो हो जाए। तो इन सब आप कठिनाइयों को कैसे फेस कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे पहले। देखिए, र्यूमर्स, लोगों के अंदर के डर, ये हमेशा रहेंगे। ये आज अकेले नहीं है। यदि आप इतिहास में जाएं, हम पीछे जाएं, भारत के स्वतंत्रता स्वाधीनता आंदोलन की बात कर लें, या हम भारत में जो त्रासदियां हुई हैं, प्लेग आया, भारत में कोलेरा फैला, उस समय पे भी जब महात्मा ज्योतिबा फुले, उनकी पत्नी राजा राम मोहन राय, ऐसे समाज सेवकों ने सामने आकर के समाज के अपने समस्याओं के साथ काम करना जारी रखा। अन्ना आंदोलन में भी हमने ये चीज देखने को आई कि अन्ना जी ने एक सोशल कॉज के लिए आगे बढ़े, लोगों ने धीमे धीमे सपोर्ट करना चालू करा। लोगों के अंदर डर है, भय है, वो जरूरी है कि है ये, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके कारण कोई सामने नहीं। रही बात कि इसको मैनेज कैसे करना होता है, तो देखिए, हमको शासन और प्रशासन के साथ यदि हम सहयोग करके चल रहे हैं, उनके साथ एक ट्यूनिंग बिठा के चल रहे हैं, तो हमें तकलीफ नहीं जाती। आज के समय में जो काम करना चाहता है इस फील्ड में, मैं उन लोगों से हमेशा यही बोलना चाहूंगा कि आप पहले जाएं, अपने लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं। शासन की ऐसी योजनाएं हैं, वो आगे आकर के पास दे रहे हैं। ई पास सर्विस मध्य प्रदेश में जो है, उसमें यदि आप सोशल वेलफेयर में सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक पास अवेलेबल है। तो ऐसी स्थितियों में आप वो पास लेते हैं तो आपके अंदर का डर निकल जाएगा, क्योंकि आप शासन के साथ, डर किससे रहे, एक तो बीमारी से और दूसरा शासन के डंडे से। जैसे कि मीम्स भी चल रहे हैं सोशल मीडिया पे कि घर से निकलेंगे डंडे बहुत हैं। तो अगर इस ऐसे समय में दो ही चीज काम करती हैं। एक तो आपका प्रशासन के साथ टाई अप हो, आप उनके साथ में टाई अप कर लें, उनसे अपना अनुमोदन ले लें, पास ले लें, फिर काम करें। और दूसरा ये है कि अपनी सुरक्षा के लिए बिल्कुल सजग रहें, जितना अधिक से अधिक हो सके, क्योंकि हम सुरक्षित हैं तो बाकी का जग सुरक्षित है। अपनी सुरक्षा को ताक पे रख के भावनाओं में काम नहीं करना है, प्रैक्टिकली हमको उसको आगे लेके चलना चाहिए। जी सर, बहुत अच्छा कहा आपने कि हम सुरक्षित हैं तभी देश सुरक्षित है, सब सुरक्षित है।
बहुत अच्छा लगा सुन के सर। इसी सिलसिले में मैं आपसे पहला सवाल करता हूँ। ये किसी बच्चे ने पूछा था मुझसे, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसमें बताएं। कोरोना एक विश्व व्यापक बीमारी है, महामारी के रूप में इसको लिया गया है। तो उसी में पूछता हूँ सर कि कोविड-19 कोरोना वायरस के प्रभाव को अंतरराष्ट्रीय सापेक्ष में भारत की जो स्थिति है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे या अंतरराष्ट्रीय जो देश है उसकी तुलना में, उसको आप कैसे देखते हैं सर? इसके बारे में जरा डिटेल में बताइए। देखिए, इंटरनेशनल सिनेरियो एंड इंडियन सिनेरियो, इन दोनों का जो फर्क है वो उसमें बहुत अंतर है। भारत ने सजग होके समय पर पहल की, आगे आकर लॉकडाउन किया इंडियन गवर्नमेंट ने, जिसके कारण से जितना तेजी से प्रसार, हम अगर इसका कोविड का एक चेन देखते हैं जो चाइना से चालू हुआ, तो चाइना में भी उसकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा थी। इसके बाद यूरोप में, इटली में हमने देखा, फ्रांस में हमने देखा, जर्मनी में हमने देखा। तो हमको एक चीज समझ में आ रही है कि कोविड की स्प्रेड होने की कैपेसिटी बहुत तेज है और उसके साथ साथ उसकी मारक क्षमता भी बहुत, डेथ कॉजेस बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इस स्थिति में आज की स्थिति जो भारत की है वो काफी बेहतर है। यहाँ बाकी जगहों की अपेक्षा उतनी तेजी से नहीं फैल पाया है, जबकि भारत जनसंख्या घनत्व के मामले में, पब्लिक डेंसिटी के मामले में इन सारे देशों से कहीं ज्यादा है चाइना के बाद। तो उस हिसाब से यदि देखा जाए तो भारत की स्थिति अभी काफी कंट्रोल में है। और जितना मारक ये बाकी यूरोपियन कंट्रीज में हुआ है, पहले महीने में ही बहुत ज्यादा मारक स्थिति में पहुंच गया था, उतना ज्यादा डैमेज अभी तक इंडिया में नहीं हुआ है। हाँ, कुछ बेवकूफियां हुई हैं भारत में, जिसके चलते ये नंबर्स आए हैं हमारे सामने, 34-35 हजार के नंबर को हम क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर ये देखा जाए कि 40 दिनों में हम 34-35 हजार तक ही पहुंचे हैं, जबकि लगभग इतने ही दिनों में अमेरिका 1 लाख से ज्यादा को क्रॉस कर चुका था। तो भारत की स्थिति इंटरनेशनल सिनेरियो के अगेंस्ट अगर देखें या सापेक्ष में देखें तो कोविड को लेकर के भारत की स्थिति बाकी देशों से काफी हद तक पॉजिटिव जी। दूसरा सवाल मैं लेता हूं सर, बिना देरी किए हुए, कि लॉकडाउन के निर्णय को आप कितना सार्थक मानते हैं? लॉकडाउन के आदेश के पूर्व एवं बाद में इस निर्णय के अतिरिक्त सरकार के पास और क्या क्या उपाय या और क्या क्या विकल्प हो सकते थे? इस बारे में डिटेल में बताइए। देखिए, लॉकडाउन के विषय में सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि ये बहुत अच्छा डिसीजन है। भारत एक सघन जनसंख्या वाला देश है। यहाँ पे पब्लिक का जो पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है। जब पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है तो संक्रामक रोग, ये इन्फेक्टिव जो बीमारियां होती हैं, इनके फैलने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। ऐसी स्थिति में भारत में गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉकडाउन लिया गया है डिसीजन, उसके कारण 2 फायदे हुए। पहला तो जो इसका कम्युनिटी स्प्रेड था, जो बहुत तेजी से फैल सकता था, हम उस स्थिति तक नहीं पहुंचे हैं। और दूसरा कि भारत में यूरोपियन कंट्रीज की अपेक्षा संसाधन कम है, मेडिकल फैसिलिटीज कम है और चैलेंजेस ज्यादा है। तो उस स्थिति को देखेंगे तो भारत को तैयारी के लिए समय मिला है। इससे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को लॉकडाउन से तैयारी के लिए समय मिला है। हमारी गवर्नमेंट्स जो हैं पीपीई किट मंगा पा रही हैं, टेस्ट किट मंगा पा रही हैं। इस बीमारी के फैलने के पहले हमारे पास में इसकी रोकथाम से संबंधित जानकारी या मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। तो ये एक अच्छा डिसीजन है। अब आपने जो सेकेंड सवाल किया था कि गवर्नमेंट के पास लॉकडाउन के पहले या बाद में क्या और ऑप्शंस थे, तो मैं यहाँ आपसे निवेदन करूंगा कि ये जवाब जो है, हम अभी जो एक्ट को समझेंगे इसमें, ये मैं आगे बात करूंगा आपसे कि भारत में महामारी के लिए एक अधिनियम है, महामारी अधिनियम 1897। अंग्रेजों के जमाने में ये बनाया गया था 123 साल पहले। तो उसमें कुछ प्रावधान है, पहले हम उन प्रावधानों की चर्चा करेंगे, उसके बाद में ये बताऊंगा कि आपको पूर्व में भारत की गवर्नमेंट और क्या अच्छे डिसीजन ले सकती है। जी सर, आपने कहा कि महामारी के लिए कानून है, महामारी अधिनियम है। मैं यहीं पे आपसे कहना चाहूंगा कि हमारी जो यूथ है वो ज्यादा लीगल ओरिएंटेड नहीं है, ज्यादा विधिक उसको जानकारी नहीं है। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप उनको ऐसे सरल शब्दों में बताएं कि जिससे उनके दिमाग में ये बात पहुंच भी जाए
और वो लोगों को भी समझा सके और ज्यादा सुनने में कठिन भी ना लगे। इसीलिए सर मैं आपसे तीसरा सवाल करता हूं आज का कि महामारी के विषय विषम परिस्थितियों से निपटने के भारत में क्या क्या विकल्प उपलब्ध हैं कानूनी रूप से अगर देखा जाए तो, इस बारे में जरा मुझे डिटेल में बताइए। देखिए, एक हम बार बार देखने में आ रहा था, सोशल मीडिया में काफी ट्रोल भी हुआ है। लोग कोविड से डरे हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ऐसी स्थिति में डर के कारण लोगों के अंदर एक अपोज करने की एक सोशल मीडिया पे, क्योंकि घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो सोशल मीडिया पे अपोज कर रहे हैं। किन चीजों को अपोज कर रहे हैं कि जो लोग गलत कर रहे हैं उन चीजों को आप अपोज कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे मरकज का मामला हो, चाहे हम दिल्ली में जो पब्लिक मूवमेंट हुई उसका मामला ले लें, या कोटा का मामला हो, कहीं का भी मामला हो, तो लोग इससे नाराज हैं बहुत ज्यादा। तो लोगों को ये मालूम होना जरूरी है कि कानूनी पहलू में भारत के पास में इससे निपटने के लिए 2 एक्ट है। पहला तो एक एक्ट है महामारी अधिनियम 1897, दैट मीन्स एपिडेमिक एक्ट 1897, और इसके अलावा है आपदा प्रबंधन अधिनियम, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। तो ये दोनों एक्ट के चलते गवर्नमेंट जो है इस विषम परिस्थिति को कंट्रोल कर सकती है। और जो ये एक्ट है ये गवर्नमेंट को इतने पावर्स देता है कि ये देश की चलने वाली सभी परिस्थितियों को, सभी कंडीशंस को न केवल रोक सकती है, लॉकडाउन जैसा डिसीजन ले सकती है गवर्नमेंट इस पर, और भी कड़े डिसीजन लेने के लिए गवर्नमेंट के पास ऐसी आपातकालीन स्थिति में राइट्स आ जाते हैं। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को दोनों के पास ऐसे राइट्स होते हैं, जिसके कारण हम ऐसी विषम परिस्थितियों को फेस कर सकें। जी, दर्शकों से भी मेरा अनुरोध है कि अगर आपके कुछ सवाल हैं, अगर आप कुछ सवाल सर से करना चाहते हैं तो आप वहां पे नीचे लिख सकते हैं। जब मेरे पास से सवाल खत्म हो जाएंगे तो मैं आपके सवालों को यहाँ पे लिख लूंगा और सर से पूछने का प्रयास करूंगा अगर समय रहा तो। सर मैं आपसे चौथे सवाल के लिए बढ़ना चाहूंगा। भारत सरकार ने कोविड की आपदा के दौरान आपदा प्रबंधन कानून में कुछ संशोधन किए थे, तो आपदा प्रबंधन कानून क्या है, फिर उसके बाद इसमें क्या क्या संशोधन हुआ, इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए। देखिए, पहला तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सबको एक बार महामारी के बारे में बताना चाहूंगा। जब तक हम महामारी को नहीं समझेंगे तब तक हमारे लिए बाकी चीजों को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो महामारी होती क्या है, छोटे से शब्दों में यदि बात करें, थोड़ी सी ऐसी बीमारियां जिनके ठीक होने के रेशो की अपेक्षा बीमार होने और नए बीमारों के आने की संख्या ज्यादा होती है। तो ये बहुत तेजी से फैलते हैं और रिकवर धीमे रेट से होते हैं। तो रिकवरिंग रेशो कम है और बीमारी का बढ़ने का रेशो ज्यादा है और बहुत जल्दी बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं, इनको हम महामारी बोलते हैं। ऐसी बीमारियां संक्रामक भी हो सकती हैं और संक्रामक ना हो तब भी इनमें महामारियों की स्टेज पे आ सकते हैं। ज्यादातर बीमारियां संक्रमित होती हैं तभी महामारी की स्टेज पहुंचती है। अब महामारी से होने वाली समस्याएं क्या होती हैं? जब इसके लिए हमको महामारी को समझा हमने, अब भारत में महामारियां कब कब फैली, तो इसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या क्या हमने देश ने फेस किया। सन 1817 से सन 1824, मैं अंग्रेजों के जमाने तक आपको ले जा रहा हूं। 1817 टू 1824 भारत में कॉलरा नामक एक बीमारी फैली। जी, आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि लगभग हर साल 1.25 मिलियन पब्लिक अपनी लाइफ लॉस कर रही थी। लगभग 12.5 लाख लोग हर साल मर रहे थे और ऐसा लगातार 4 से 5 साल तक हुआ। जो रेशो था मोर्टिलिटी का रेशो, 1000 लोग बीमार पड़ते थे तो 12 लोगों की। तो जब हम कोविड को देख रहे हैं तो ना तो कोविड का इतना ज्यादा मारक क्षमता है, ना ही इतना मोर्टिलिटी रेट है, लेकिन ये खतरनाक बीमारी थी कॉलरा, जिसने 4 साल तक देश में कोहराम मचा के रखा। ये इसके बाद भी 1826 से 1837 के बीच में आई भारत में, और उसके बाद में 1863 से 1875 के बीच में भी रही।
1899 से 1923 के बीच में भी आई। तो ये बीमारी बार बार भी आई और इसमें हमेशा मोर्टेलिटी 1000, मतलब मरने वालों की संख्या होती थी इतनी। उस समय देश में ये कहा जाता था कि शमशान की आग कभी ठंडी नहीं होती। गांव वाले एक व्यक्ति को जला के आते थे और घर लौट के आते थे, उसकी चिता की आग समाप्त होने के पहले पहले गांव से दूसरा आदमी मर चुका होता था। लगभग पूरे देश में 1600 लोग प्रति सप्ताह मर रहे थे। तो आप एक अंदाजा लगाइए कितनी भयानक ये बीमारी थी, महामारी, इसलिए इसका नाम महामारी पड़ा। ऐसा ही एक इंसिडेंस हमको देखने को मिला बॉम्बे प्लेग में। इसको बॉम्बे बेबिया प्लेग भी बोलते हैं। सन 1896 में 1895 में मुंबई में मांडवी के आसपास में प्लेग नामक एक बीमारी जो चूहों के फैलाने से फैलती है हुई। इसलिए मैंने बोला कई बार संक्रमित नहीं भी होती है बीमारी, महामारी। प्लेग संक्रमण से फैलने वाली बीमारी नहीं थी, चूहे फैलाते थे इसको, आदमी से आदमी में नहीं फैलता था ये। तो ये जब क्या बोलते हैं ये फैला तो इतना भयानक तरीके से इसका स्प्रेड हुआ कि आपको मैं नंबर्स बताऊंगा कि इंडिया की पॉपुलेशन एक साल के अंदर में 78 लाख एक साल के अंदर पॉपुलेशन कम हो गई देश की। और लगभग 5% पॉपुलेशन लॉस हुई इसमें उस समय की आबादी के हिसाब से। जो पॉपुलेशन रेट था वो इतना ज्यादा था कि मतलब पॉपुलेशन का ड्रॉप रेट इतना ज्यादा था कि अंग्रेज शासन को समझ में नहीं आ रहा था करें तो क्या करें। और यहां पर इंडिया की सबसे हाई मॉर्टिलिटी रेट आया 22 आउट ऑफ 1000। हर 1000 बीमारों में लगभग 22 लोगों की मृत्यु हो रही थी। इस लेवल पे हाई मोर्टेलिटी रेट पे अंग्रेज गवर्नमेंट को कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। एक्चुअली जो महामारी अधिनियम है, जो एपिडेमिक एक्ट है, ये प्लेग के बाद ही आया था। तो इसलिए उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस ऐसे फेस किए कि उनको एक एक्ट बनाना पड़ा, एक कानून बनाना पड़ा उसके लिए। तो वो ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। जितने भी ऑडियंस हैं वो इस जो समस्याएं आ रही थी उस समय, अगर इन समस्याओं को आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों आज हम जो देख रहे हैं वो नया कुछ नहीं है। ये वही है जो रिपीटेंटली हो रहा है, केवल हम कपड़े बदल गए हैं, विचार वही चल रहा है। जैसे कि जनता में भय का आना, गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा कम हो जाना, मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल कराने वाले डॉक्टर्स के ऊपर यकीन कम होना। अब आप एक बात बताइए, पर 1000 में अगर 22 आदमी मरेंगे तो आपका मेडिकल प्रोविजन प्रोवाइड करने वाले, जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाले हैं, फैसिलिटेटर्स हैं, उनके ऊपर से आपका भरोसा कम तो होगा ना। मौत का इतना डर था पब्लिक में, बीमारी इतनी ज्यादा फैली हुई थी कि लोगों ने गवर्नमेंट की बात मानना बंद कर दिया, लोगों ने डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना बंद कर दिया। और क्या रिपरकशंस आए वो भी मैं आपको बता रहा हूं। एक स्थिति और आई, जैसे ही लोगों को मालूम पड़ा कि ये बॉम्बे प्लेग है तो बॉम्बे से मूव करके रेस्ट ऑफ द इंडिया में जितने लोग गए वहां पे मॉब लीचिंग होना शुरू हो गई। लोगों को लगा कि बॉम्बे से जो भी आ रहा है वो बीमारी लेके आ रहा है। तो लोगों ने क्या किया कि जो भी व्यक्ति जिस जगह बीमारी फैल रही थी, जिस जगह बीमारी फैल चुकी थी, वहां से अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति भी आया है तो डर के मारे उसको मार डाला या उसको मार के गांव से भगा दिया। तो ये जो एक समस्या थी, ये एक लोगों के डर के कारण पैदा होने वाली समस्या थी। महामारी के ये साइड इफेक्ट्स हैं, ये हमेशा होते हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या किया कि किसी वर्ग विशेष या किसी स्थान विशेष, जैसे मैंने बोला मुंबई से लोग आ रहे थे तो बीमार थे, ऐसा मान लिया। ऐसे ये भी माना गया कि जैसे मान लीजिए किसी गांव में प्लेग था तो चूहों से हो रहा था, तो मजदूर वर्ग में होने की संभावना ज्यादा थी, या जो राशन की दुकानें थी जिनके यहाँ अनाज रखा हुआ था वहां फैलने की भी समस्या ज्यादा हो सकती थी। तो ऐसा मान लिया गया उस समय पे कि ये वर्ग विशेष, मजदूर वर्ग है या निचला वर्ग है, ये बीमारी को फैला रहा है। लोगों के अंदर ये भ्रम आ गया, जबकि वास्तविकता नहीं थी। वास्तविकता में चूहे फैला रहे थे जी। तो लेकिन वर्ग विशेष जिसके लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, मान लीजिए कि एक
एक उदाहरण लेते हैं कि गुप्ता जी की फैमिली में 10 लोग बीमार हो गए हमारे गांव में, तो ये बीमारी गुप्ता लोगों में ज्यादा फैल रही, बनियों में ज्यादा फैल रही, इनका समाज से बहिष्कार कर दो। सही बात। या किसी शूद्र के घर में ये बीमारी फैल रही, तो ये नीच लोगों से आ रही है बीमारी। इस तरह के र्यूमर्स बनना चालू हो गए, ठीक है ना। वैद्य हकीमों की दवाई काम नहीं कर रही थी, तो लोगों ने ये मान लिया कि इनकी डिग्री फर्जी है। जिसका लड़का मर गया उसकी फैमिली वाले गए डॉक्टर के साथ मारपीट कर दी, तुमने मार डाला, हमारा लड़का स्वस्थ था। तो इस तरह के रिपरकशंस आना चालू हुए। तो जब इस तरह का अंधविश्वास बढ़ गया, जब आपका विश्वास गवर्नमेंट से कम हो जाएगा, जब आपका विश्वास डॉक्टर्स के ऊपर से कम हो जाएगा, जब आपका विश्वास एडमिनिस्ट्रेशन से कम हो जाएगा, तब आपका विश्वास कहीं तो जाएगा ना। आपका फ्रस्ट्रेशन अंदर माउंट हो रहा है, वो कहां निकलेगा? तो वो फ्रस्ट्रेशन कहां निकल रहा था? अंधविश्वास पे, भड़ास के रूप में मॉब लीचिंग पे, किसी को दोष दे के अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल देना, जो हम अभी फेसबुक पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया में देख रहे हैं। कहीं पे भी एक बीमार हुई, जैसे जबलपुर की मैं बात करता हूं, अग्रवाल फैमिली का एक व्यक्ति बीमार हुआ, लोगों ने इतनी गाली बकी उसको, इतनी गाली बकी। ठीक है, वो व्यक्ति बीमार हुआ, लेकिन उसने हो सकता है जानबूझ के नहीं फैलाई हो, उसके कारण फैली, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसने जानबूझ के फैलाई हो। कौन मरना चाहता जी। तो इस तरह के र्यूमर्स बने, और उसके कारण गवर्नमेंट को ये ट्रीटमेंट करने में इतनी समस्या हुई कि उनको जनता को डोमिनेट करने के लिए, उनको रूल करके रखने के लिए कानून बनाना पड़ गया। और आइसोलेशन, जिन्होंने कोविड में पहली बार सुना, उनको बता दूं कि फर्स्ट टाइम इंडिया में आइसोलेशन कोविड के कारण नहीं हो रहा। प्लेग के समय में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए थे, अंग्रेजों ने उस समय आइसोलेशन वार्ड बनाए थे। बीमारों को आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता था, जिससे उनसे बीमारी दूसरों को ना फैले। तो ये जो हम क्वारंटाइन बोल रहे हैं या जो आइसोलेशन बोल रहे हैं, ये महामारी की बीमारी का इलाज का एक तरीका है जो सदियों से चला आ रहा है। तो इससे डरने घबराने की जरूरत नहीं है। इस बीमारी के शायद यही तरीका सबसे बेहतर है, इसलिए सालों साल से तरीका अपनाया जाता है। तो जब इतनी सारी समस्याएं गवर्नमेंट के सामने आई, तो उन्होंने एक महामारी का एक्ट बनाया। उस एक्ट का नाम रखा उन्होंने महामारी अधिनियम 1897। उस एक्ट में 4 धाराएं रखी गई, केवल 4 धाराओं का एक्ट था। 4 धाराओं के उस एक्ट में उन्होंने, जो पहली धारा थी उसमें उन्होंने बोला कि इसका प्रचार प्रसार कहां होगा। दूसरी धारा में उन्होंने स्टेट, महामारी अधिनियम की सेक्शन 2 बोलती है स्टेट के पास अपनी शक्तियों के अतिरिक्त ऐसी सारी शक्तियां उपयोग करने के अधिकार आ जाएंगे जिससे वो इस बीमारी को रोक सकें, वो गवर्नमेंट के चल रहे स्थायी प्रयोजनों को रोक सकेंगे और उनमें नए परिवर्तन ला सकेंगे। जनता को रोकने के लिए अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन ले सकते हैं। इसके साथ साथ उस समय तो सोचिए आप, स्टेट के लिए यह भी प्रोविजन था कि यदि स्टेट को लगता है कि किसी रेलगाड़ी से या किसी 4 व्हीलर से या बैलगाड़ी से कोई लोग, पीड़ित लोग, संक्रमित लोग स्टेट के अंदर आ रहे हैं, तो वो उनको आइसोलेशन वार्ड में रख सकते थे, बाहर अपने स्टेट की सीमा से बाहर रख सकते थे। ऐसे ही इस महामारी अधिनियम की धारा 2A में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दिए गए कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि उनके क्षेत्र में कोई बीमार संक्रमित आ रहा है, तो वे ऐसे जलयान को, वायुयान को या रेल मार्ग को बंद कर सकते हैं, या वो ऐसे ट्रेवल करने वाले लोगों को किसी आइसोलेशन में किसी ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहां से बीमारी ना फैल सके। जी। तो ये एक्ट में प्रावधान किए गए थे। इसके अतिरिक्त ये बोला गया था कि जो भी स्टेट की बात को नहीं मानेगा, जो भी व्यक्ति सरकार की बात को नहीं मान रहा है, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर सरकार कठोर कदम ले सकेगी। और उसके लिए इन्होंने प्रावधान किया था कि आईपीसी की सेक्शन 188 के तहत कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ये नाकाफी है आज के समय में। आईपीसी की सेक्शन 188 6 महीने से 1 साल तक की सजा देती है। तो जब संक्रमण फैलाने वाले व्यक्ति के कारण लोगों की जीवन दांव पर लगने वाला हो, तो उसके अकॉर्डिंगली सजा कम थी। बिल्कुल। तो आपने अभी, मैंने टाइम ज्यादा तो नहीं लिया आपका?
नहीं इसमें? नहीं सर, ठीक है। काफी अच्छा लगा। ये हमें तो पता ही नहीं था कि, मुझे तो नहीं पता था, अगर मैं पर्सनली बात करूं, कि आपने जो भी ये सब बताया, आपने जो भी बताया कि ये सब चीजें पहले से आ रही हैं, प्लेग हो या वो कालरा हो। तो हार्पर ली का सर, एक मेरे को एक कोट कोट याद आ गया। लेखिका थी, उन्होंने कहा है कि चीजें उतनी बुरी कभी नहीं होती जितनी दिखती हैं। मेरे को लगता है कि कोरोना पर यही बात पूरी तरीके से लागू होगी। सर, अगले सवाल पे बढ़ेंगे। सर, छोटा सा सवाल है कि एक आपने मिनट, जो, एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। अभी इसमें एक चीज और आपने पूछा था, मैं वो बताना भूल गया था। जी आपने बोला था कि नए एक्ट में कोई जी चेंज आया है क्या? जी, वही मैं तो पूछ मैं रहा था आप, कि इस कानून में हाल ही में कुछ संशोधन किए गए हैं। वो कौन हाँ से जी, संशोधन है, आप जरा उस पे प्रकाश डालें। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि बहुत ही खुशी की बात है कि 22 अप्रैल 2020 में भारत की सरकार ने एक अध्यादेश लाकर ये जो कानून था पुराना, 123 साल पुराना कानून, इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लेके आई है सरकार। वो जो महत्वपूर्ण बदलाव है, वो महत्वपूर्ण बदलाव ऐसे हैं कि कोई भी पहले 6 माह से 1 साल तक की सजा का प्रावधान होता था, जो कि नाकाफी थे। तो अब उन्होंने प्रावधान कर दिया है कि यदि कोई व्यक्ति एपिडेमिक को एक्ट को फैलाना चाहता है या फैला रहा है डेलिबरेटली, तब जी क्या करेगी गवर्नमेंट? तब गवर्नमेंट अब 3 से 5 साल तक की सजा दे सकती है। जो लोग कोरोना फाइटर्स को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं उनके ऊपर में, पब्लिक बोल रही है इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, नो गोली मार दो, इनको मारो, ऐसा करो। तो ये सब चीजों के लिए गवर्नमेंट सिंसियर है। आपको अपनी गवर्नमेंट पर भरोसा रखना चाहिए। गवर्नमेंट ने अभी कुछ प्रावधान लाए हैं जिसमें जो भी व्यक्ति कोरोना फाइटर्स के साथ में मारा पीटी करेगा, उनके साथ अपराध करेगा, या इस बीमारी को फैलाने में सरकार की मदद नहीं, फैलाने के लिए सरकार के जारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेगा, तब 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकेगा ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो सरकारी आदेश नहीं मानेगा, और 3 साल से 5 साल तक की सजा दी जा सकती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इससे भी आगे बढ़ जाता है, जी जैसे कि पंजाब में घटना आई, एक सरदार जी ने पुलिस वाले का हाथी काट दिया, तो यदि आप बहुत ज्यादा घातक हमला कर रहे हैं सरकारी कर्मचारियों पर, कोरोना फाइटर्स के ऊपर में, समाज सेवकों के ऊपर में, जो महामारी से लड़ने में गवर्नमेंट की मदद कर रहे हैं, समाज की मदद कर रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में प्रावधान और भी ज्यादा कड़े हैं। तब 1 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकेगा, जी और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा दी जा सकती है। जी तो ये नए प्रावधान हैं जो ज्यादा कठोर हैं। हम समझते हैं कि और ज्यादा कठोर हो सकते थे। बीइंग एन लीगल एडवाइजर, मैं समझता हूं कि इसमें कुछ और सुधार हो सकते थे, लेकिन जो चीजें हैं वो पुराने कानून से बहुत मजबूत है। तो जी डरने की जरूरत नहीं है। हमारे जो भी सोशल वर्कर्स लगे हुए हैं, अब उनके सुरक्षा में देश में मजबूत कानून भी आपके साथ खड़ा हुआ है। हाँ जी सर, इसी में मैं चाहूंगा कि आप इस मुद्दे में भी प्रकाश डालें कि ये जो संशोधन हुए हैं, इससे देश पर, या इसको देश की आवश्यकता क्यों पड़ी, ऐसा आखिर क्या हुआ कि इन संशोधनों की जरूरत पड़ी? इस पर जरा आप प्रकाश डालिए। देखिए, हमने भी पढ़ा कि जब कानून बने थे तब अंग्रेज प्रशासन को, सरकार, जनता को संभालने में दिक्कत आ रही थी, उन्होंने कानून बनाया। तो यहां से हमें एक बात समझ में आती है, पुरानी कोट है, आवश्यकता आविष्कार की जननी। भारत में सौभाग्य से इतनी बड़ी महामारी इतने बड़े लेवल पर कभी भी कंट्रोल करने के लिए प्रयास जनता को, सरकार को जनता पे नहीं करने पड़े। अब ऐसी स्थिति में कभी इतनी मुश्किल परिस्थिति का सामना ही नहीं करना पड़ा आजाद भारत को। तो जब पहली बार सामना किया तो समझ में आया कि जनता को इतनी आसानी से कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल है। लोग बात नहीं सुन रहे हैं, लोगों से बोल रहे हैं मोदी जी के दिया जलाना, तो वो ढिंडोरा पीटते हुए रैली निकाल दे रहे जी हैं। लोगों से बोल रहे हैं कि आप थाली बजाना, तो वो लेके टीन बजाने के लिए निकल जा रहे हैं। उनका बस चले तो मंदिर जी घंटा उतार लें, मूड को बजा लें। जी, तो कुछ सही मूर्खों बात की है। वजह से, और कुछ बेवकूफों की वजह से, मूर्खों की वजह से, और कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता से कि वो अपने भावनाओं के आगे कुछ सुनना ही नहीं चाहते। जैसे कि हमने देखा कहां पर, पालघर में देखा हमने। जी
मॉब लिंचिंग कर दी साधुओं के साथ में, निकाला 200 लोग निकाला है, जबकि गवर्नमेंट ने बैन करके रखा हुआ है। हमने इंदौर में राजवाड़ा में देखा था, ढोल नगाड़े पीटते हुए निकल गए लोग। हमने दिल्ली में देखा कि लोग सड़कों पे आ गए। हमने मुंबई में देखा कि लोग, एक जरा सी अफवाह आई और सड़कों पे आ गए, बांद्रा रेलवे स्टेशन पहुंच गए। तो ऐसी स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए सरकार को यह समझ में आया कि लोगों के अंदर कानून का डर देना आवश्यक है। लोगों को शायद ये लग रहा है कि जो कानून है उसमें केवल 6 महीने की सजा है, तो इसलिए डर नहीं रहे, और फाइन भी नहीं था ज्यादा। तो अभी जो कानून लाए गए हैं वो ज्यादा सजा दे रहे हैं, ज्यादा आर्थिक दंड भी दे रहे हैं। लोगों के अंदर एक डर तो आए। अब आप एक उदाहरण देता हूं, जो पत्थर फेंकने वाले समूह थे उनके घरों को अगर चिन्हित कर लिया जाए और गवर्नमेंट आज के हिसाब से उनके ऊपर 2-2 लाख रुपए का फाइन लगा दे केवल, इस समाज में अर्थदंड भी जरूरी है। तो दंड के साथ साथ अर्थदंड भी लगाकर इसको ज्यादा प्रभावी बनाया है, और आज की सिनेरियो में जरूरत थी, जो हम देख रहे थे घटनाएं उनको देखते हुए। जी सर, आपने बीच में पालघर बोला सर, उसी सिलसिले में मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि इस समय पूरे देश में लॉकडाउन, इस दौरान धारा 144 आईपीसी की धारा 144 लगी हुई है, फिर भी बहुत से लोग इसका उल्लंघन करते हुए दिखाई देते हैं। कुछ घटनाएं ले लें, जैसे कि पालघर ले लें, निजामुद्दीन मरकज ले लें और सूरत, यहाँ पे ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पे अलग अलग कारणों से भीड़ इकट्ठी हो रही। ऐसी घटनाओं का कानूनी पहलू क्या होगा, हमें सर सिर्फ इसके बारे में बताइए सर। देखिए, जो भीड़ इकट्ठी हुई उसके पीछे कारण वही है, मैंने आपसे क्या बताया, लोगों के अंदर का डर, अपनी मौत का डर, ये बीमारी हम तक ना आए इसका डर, अगर हम मर गए तो हमारे पीछे हमारे घर वालों को क्या होगा, ये डर। इसके कारण जो फ्रस्ट्रेशन हुआ उसके कारण भीड़ निकली कुछ जगहों पे स्वप्रेरित भीड़ निकली, जैसे पालघर में, जैसे दिल्ली में, जैसे मरकज वाली बात है, दिल्ली मरकज का भी आपने जिक्र किया, तो वहां पर पहले से जो भीड़ इकट्ठी थी वहां पर शासन को उन्होंने बताया नहीं। तो ये जो घटनाएं हुई, ये घटनाओं के लिए लड़ने के लिए शासन के पास में, केंद्र सरकार के पास में जो कानूनी प्रावधान थे वो अपर्याप्त थे। तो कई जगह आप लोगों ने सुना होगा कि सुनने में आ रहा था कि एनएसए लगा दी, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की धारा लगा दी। क्यों लगा दी? क्योंकि सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं था, सही बात, कोई कानून ऐसा था नहीं उस समय तक जो ज्यादा मजबूती से लगा सके सरकार। तो सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा करके उसकी भरपूर्ति करने की कोशिश की। तो ऐसी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अभी जो कानूनी प्रावधान है वो ज्यादा मजबूत भी है, और ऐसे लोगों को जिन्होंने ये हरकत की है उनको प्रॉपर सजा मिल सके। मैं एक बात और बता दूं, नए कानून में 30 दिन के अंदर चालान पेश करना और 1 साल के अंदर सजा देने की बात कही गई है। लटक के काम नहीं चलेगा। आपने अगर देश को संकट में डाला है तो ये बाकी कानूनों से अलग काम करेगा। केवल 30 दिन के अंदर जांच पूरी की जाएगी और 1 साल के अंदर इस पर निर्णय लिया जाएगा। तो जिस व्यक्ति ने जो गलती करी है उसको तुरंत सजा दी जा सके, उसके लिए पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध है। जी सर, बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मेरे साथ दर्शक जुड़े हैं उनका मैं रिस्पांस देख रहा हूं, काफी उनको अच्छा लग रहा है। वो सर की आपकी बड़ाई भी कर रहे हैं। कुछ ने कहा कि बीच में इतनी जानकारी उनको पूरे लॉकडाउन में मिली ही नहीं जो उनको आज मिल रही है। सुन के काफी अच्छा लग रहा है कि हम ऐसा कुछ प्रयास कर रहे हैं, और मुझे भी पर्सनली ऐसा सही में लग रहा है कि लॉकडाउन जब से शुरू हुआ उसके बाद तो ये सारी जानकारी मुझे आज ही मिल पा रही है। काफी अच्छा लग रहा है सर। इसी सिलसिले में अगला सवाल मैं आपसे करता हूं कि कानून के इस प्रकार के खुले उल्लंघन पे सरकार जैसी सख्ती कर रही है, क्या यह उचित एवं पर्याप्त है? जैसे हम कई जगहों पे देखते हैं कि पुलिस की जो डंडे की जो पिटाई है वो सामने आती है, कहीं पे लैम्बोर्गिनी में चल रहा लड़का उसकी उठक बैठक लगाई जाती है, या कहीं पे पुलिस वालों पर ही लाठी बरसाई जा रही है या पत्थर चलाए जा रहे हैं। और इंदौर में जो घटना हुई उसको अगर देखा जाए तो इन सब पर आपके क्या विचार हैं कि इनके पीछे का क्या कारण हो सकता है? हाँ, देखिए, सवाल आपका बहुत अच्छा है। मैं इस पे सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा कि जो ये घटनाक्रम पूरा हो रहा है कि जो आपने सवाल, मूल सवाल आपका ये था कि क्या सरकार जो कदम उठा रही है वो पर्याप्त और उचित है ना? तो देखिए, उचित है। किसी भी देश की सरकार को
उस देश के नागरिकों के जीवन से बढ़कर किसी और चीज की सुरक्षा की या किसी और चीज की चिंता हो ही नहीं सकती। और अगर उस देश की सरकार अपने नागरिकों के जीवन की सुरक्षा को लेकर चिंतित नहीं है और कठोर कदम नहीं उठा सकती, तो उस देश को अमेरिका जैसे परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल, पहली बात तो ये जी। तो सरकार के द्वारा जो कदम लिया गया है वो उचित है। जी। अब पर्याप्त की जो बात आपने की है, यहां आपका सवाल मुझे बहुत पसंद आया। देखिए, मैं जहां तक समझता हूं, मुझे लगता है कि सरकार ने लॉकडाउन का डिसीजन लिया वो उचित है, लेकिन जिन जगहों पर बहुत ज्यादा मात्रा में संक्रमण फैल रहा है और पब्लिक फिर भी नहीं मान रही है, उस जगह पे सरकार को पुलिस के हाथ से कंट्रोल लेकर के आर्मी के हाथ में दे देनी चाहिए, जिससे कि एक डर का माहौल बनने पर लोग निकलेंगे नहीं, अपने घरों में सीमित रहेंगे। जब लोग घरों में सीमित रहेंगे तो ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा आपने बोला कि पर्याप्त, तो पर्याप्त पे एक और चीज बोलूंगा। जनता के पास में जो अभी साधन पहुंच रहे हैं, संसाधन पहुंच रहे हैं, वो अभी पर्याप्त नहीं है। सरकार प्रयास कर रही है अपने लेवल में, लेकिन उसमें सुधार की जरूरत है। लोग घरों से कई बार मजबूरी में भी निकल रहे हैं, जैसे कि हमने कोटा की घटना देखी। कोटा में बच्चे हॉस्टल में हैं, वो घर पे तो हैं, लेकिन वो खाना खाते थे टिफिन का, बनाते बनता नहीं है। 10वीं 11वीं के बच्चे हैं, वो चाय बनाते नहीं बनती उन बेचारों से, वो क्या बनाएंगे? और मैगी बना के कितने दिन खाएंगे? सही बात, मैगी बना के कितने दिन खाएंगे? तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट के द्वारा जो उनको बाहर निकालने का डिसीजन लिया गया वो तो सही लिया गया, लेकिन उसी जगह पे जितने संसाधनों और सुविधाओं के साथ उन बच्चों को निकाला गया, मजदूरों को जिस तरीके से निकाला गया, उनको वो सुविधाएं में परिवर्तन आ गया, या दोहराव आ गया। हमको दोहरापन देखने के लिए मिला, हमको ये देखने के लिए मिला कि गवर्नमेंट के मानक दोहरे हो गए, चाहे मजबूरी में हुए हो, क्योंकि स्टूडेंट की संख्या कम थी, मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन इस तरह के दोहरे मापदंड से देश में जो आपसी सामंजस्य है, जो एक देश के अंदर में लोगों की एक भावना है, वो कहीं ना कहीं आहत होती है। तो जो सरकार प्रयास कर रही है उचित दिशा में है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। मुझे लगता है कि उसमें और सुधार की आवश्यकता है, और हमारी केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें उस दिशा में लगातार काम भी कर रही हैं। हमें और आपको इसमें सहयोग देने की जरूरत है। जी, जैसा कि अभी हम पहले उल्लंघन की बात कर रहे थे, उसी से जुड़ा एक और सवाल याद आया कि लॉकडाउन का उल्लंघन धारा 144 जो है करने वालों पर सरकार जो कार्यवाहियां कर रही है, उसके अतिरिक्त और क्या क्या न्याय संगत कार्यवाहियां की जा सकती हैं सर, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, अभी तक क्या हो रहा था, गवर्नमेंट जो भी लॉकडाउन तोड़ रहे थे 144 के विरुद्ध में, उनके खिलाफ में जो एक्शन ले रही थी, धारा 188 के तहत ले रही थी, जिसमें 6 महीने तक की सजा का प्रावधान था। अभी की स्थिति में सरकार के दायरे बढ़ गए हैं। नए एक्ट के आने के बाद से स्थिति ऐसी हो गई है कि यदि सरकार चाहे और सरकार को लगता है कि उस व्यक्ति की मंशा या उसका काम ऐसा है, उसके द्वारा किया गया एक्ट ऐसा है जिससे कि जनता को गंभीर नुकसान हो सकता है, या सरकार की किसी योजना को, या सरकार ने बोला कि लॉकडाउन में आप घरों में बैठिए, लेकिन 4 लोग निकल रहे हैं रोज, वो प्रेरित कर रहे हैं बाकी लोगों को निकलने के लिए, तो उन 4 लोगों को दंडित करने के लिए सरकार आगे एक्शन ले सकती है। उसके लिए सरकार के पास नए कानूनों के तहत नई धाराएं बढ़ाकर काम करने की स्थिति है। और मैं ये कहूंगा, जो धाराएं, जो घटनाएं ऐसी लगी, खास तौर पर मैं 2 घटनाओं का जिक्र करूंगा। पालघर के जो दोषी हैं, जिन्होंने इस कोरोना के काल में भी इतनी विभत्सता के साथ में एकजुट होकर के सरकारी आदेशों की अवहेलना करके लोगों को मार डाला, ऐसे लोगों पर जो नए कानून हैं उनके अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी लगा देना चाहिए, क्योंकि ये लोग 200 लोग इकट्ठे होकर मार रहे हैं 2 लोगों को, लेकिन ये पूरे देश में मॉब लीचिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, इस समय में जिन मीडिया चैनल्स ने इसको लेकर के, चाहे आपका मरकज वाला मामला हो, चाहे पालघर वाला मामला हो, चाहे दिल्ली वाला मामला हो, इन पर शासन को कंट्रोल करना चाहिए, केंद्र सरकार को इस पे आगे आना चाहिए, और जो लोग इस तरह की पब्लिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं उनके विरुद्ध में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए, और इन लोगों को जमानत मिलने पर भी प्रतिबंध लगाने को लेकर स्पेशल प्रोविजन लाए जा सकते हैं। बिल्कुल जी सर, बहुत ही अच्छी जानकारी दी सर आपने यहाँ पे। समय को बर्बाद न करते हुए अगला क्वेश्चन करूंगा आपसे सर कि
क्या लॉकडाउन का जो उद्देश्य है वो प्रशासन पूरी तरह सफलता से निभा पा रहा है? यदि नहीं तो सरकार के पास और क्या विकल्प होंगे? सरकार के पास विकल्प हैं। देखिए, प्रशासन अपना प्रयास कर रहा है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि देश हमारा बहुत बड़ा है और उस देश के अनुपात में हमारे पास प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या बहुत कम है। भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में से है जिनके पास अपनी आवश्यकता से लगभग 60 से 65% एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स अवेलेबल है केवल। जी। तो ऐसी स्थिति में चैलेंज और ज्यादा बढ़ जाता है। तो उनके लिए वो अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रयास पूरे नहीं हो पा रहे हैं। सरकार को ऐसे समय में जो समाज सेवी संस्थाएं हैं उनको आगे आकर बुलाना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग करनी चाहिए, युवाओं को कॉल करना चाहिए जिनके अंदर में ये साइंटिफिक रिसर्च भी बता रही है कि कोविड जो है वो बीमार लोगों को और बूढ़ों को होने की अपेक्षा युवाओं को होने की क्षमता कम है, संभावना, और उन युवाओं के सुधार होने की और रिवाइव करने की संभावना भी ज्यादा है। तो ऐसे युवाओं को जो इच्छुक हैं सरकार उनकी ट्रेनिंग अवेलेबल करवाए। अभी ये लड़ाई लंबी है, हो सकता है देश में ये 1.5 महीने चले, 2 महीने चले या 1 महीने चले, तब भी कुछ युवाओं को बुला करके आवाहन करके इनकी ट्रेनिंग में ला करके, जैसे कि हम देख रहे हैं कोरोना फाइटर्स के रूप में पुलिस के सहयोग में कुछ लोग खड़े हुए हैं। वो खड़े हुए हैं, वो स्वप्रेरित अच्छे घरों के अच्छे संस्कारों के बच्चे, लेकिन वो ट्रेंड नहीं है। तो मेरा ऐसा है सोचना कि ऐसे लोगों को बुलाया जाए कोरोना फाइटर्स के रूप में या आपदा प्रबंधन फाइटर्स के रूप में। इन लोगों को चिन्हित करके इनकी 3 दिन की 5 दिन की छोटी ट्रेनिंग करवा के, बेसिक ट्रेनिंग करवा करके इनका सहयोग लिया जाए तो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मैंने पहले ही बोला कि जिन जगहों पर ज्यादा मात्रा में फैला है, जो रेड जोन घोषित किए जा चुके हैं, उनमें यदि केंद्र सरकार उचित समझे, देखिए वो आपसे और हमसे बेहतर समझते हैं, यदि वो हमसे बेहतर उनके पास सलाहकार भी होंगे, यदि वो बेहतर समझे तो ऐसी जगहों पे आर्म्ड फोर्सेस, सेमी आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगा करके ज्यादा स्थितियों को कंट्रोल किया जा सकता है। जी सर, बहुत अच्छा लगा सर। मैं आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतना आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी और इतना अच्छा आपके वक्तव्य से हमें सीखने को मिला कि सर, जैसा कि लॉकडाउन है और भारत ने शायद सबसे बड़ा लॉकडाउन रखा है पूरे विश्व का, तो सर ऐसे में क्या होता है कि इंसान जब घर में रहने लगता है, घर पे ही रहता है, तो नकारात्मक विचारों के साथ हम घिर जाते हैं। और एक कोट याद आ रहा है सर कि नकारात्मक विचारों के साथ हम कभी भी सकारात्मक जीवन की तुलना या कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो देश की जनता है उसके नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर, या जो हमारे जो युवा हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं अभी चेतन भगत का एक कोट देख रहा था आप लोगों की युवा पीढ़ी के लिए है विशेष तौर पे। चेतन भगत का एक कोट आया, उन्होंने बोला कि यदि आपको इस बात से परवाह होती है कि उसने आपको पलट के कॉल क्यों नहीं किया, और आप अपना दिन में मोबाइल 20 बार देखते हैं कि उसका मैसेज क्यों नहीं आया, तो यकीन मानिए कि आप निहायती फोकटिए हैं और आपके जीवन का कोई गोल डिसाइड नहीं है। जी। तो बेटर यू शुड डिसाइड योर गोल, देन यू विल फाउंड कि आपके मोबाइल पर जो उंगलियां हैं वो बार बार उसे ढूंढने के लिए नहीं जा रही हैं, शायद किसी सार्थक कोई इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए जा रही है। जी जी। तो मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि जो लोग घर पर हैं, अधिकांश लोग घर से ना निकले, अपने घर के बुजुर्गों को घर पे रखें, उनमें बीमारी होने की संभावना ज्यादा है। बाहर निकलें तो मास्क लगा के निकलें, सैनिटाइजर लेके निकलें। वापस लौट के आते हैं तो पूरी तरह से अच्छे से नहाएं और उसके बाद में घर के बाहर ही नहा करके साबुन वगैरह से अच्छे से नहा करके कपड़े पूरे साबुन से धो करके उसके बाद आप अपने घर में जाएं। सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए खुद से आगे बढ़ें। यदि आप नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित हो रहे हैं तो सबसे बढ़िया आपके लिए जो साधन हो सकता है वो ये हो सकता है कि वो काम जो आप सोचते थे कि मैं कभी करूंगा, जैसे कि मैं सोचता था कि काश मुझे 2-4-5 दिन का मौका मिल जाए तो मैं ये पूरी दुनिया छोड़ के कहीं एकांतवास में चला जाऊं,
वहां मैं अपने आप को खोजने की कोशिश करूं या कुछ किताबें मैं पढ़ना चाहता हूं, उनको नहीं पढ़ पा रहा हूं, उनको पढ़ने का प्रयास करूं, तो उस ऐसे चीजों के लिए बहुत अच्छा अवसर है। मैं धार्मिक किताबें नहीं पढ़ पाता था, अपनी आध्यात्मिक किताबें नहीं पढ़ पाता था, इस समय उनके लिए समय निकाल पा रहा हूँ। इस समय पे मैं 3 किताबें पढ़ पा रहा हूँ। मेरी लॉ की से संबंधित जो मेरी रिसर्च हो रही थी, पढ़ाई हो रही थी, वो बेहतर तरीके से हो रही है। तो मेरा कहना है कि आप लोग जिस फील्ड के हैं उस फील्ड में आप बेहतर कर सकते हैं। इस काल को कोरोना के कारण जबरदस्ती आपको घर में बंद किया हुआ ना समझें, ये आपके लिए एक तपस्या का काल है। यहां यदि आपने अपने आप को अपने किसी गोल के लिए टारगेटेड होकर के मेहनत कर ली, तो आप देखिएगा, यकीन मानिए, जब आप बाहर निकलेंगे तो आप बदले हुए होंगे, आज से ज्यादा सार्थक होंगे, आज से ज्यादा पॉजिटिव होंगे। तो बिल्कुल लोगों सर। को अब गोल्स की तरफ फोकस कर देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, उससे उनको ऊर्जा मिलेगी। जी सर, बहुत सही कहा। मैंने भी कहीं पढ़ा था कि किताबें ही इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, और आज जी, आपने उसको और अच्छे तरीके से समझा दिया। मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ होप फेथ यूथ का और व्यू रचना का, कि जिन्होंने हमें यहाँ पे लाया, और मैं सौभाग्यवान हूँ कि सर मुझे आपको होस्ट करने का मौका मिला। मैं आशा करता हूँ कि कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिला होगा, और नहीं, आपको भी हमारे साथ जुड़ के काफी अच्छा लगा होगा। इसी के खुशी साथ है कि मैं। मुझे इस जी बात की खुशी है कि व्यू रचना ने और होप फॉर यूथ ने मुझे युवाओं के साथ जुड़ने का एक मौका दिया है कि मैं उन तक अपनी बात पहुंचा पा रहा हूँ। जी कुछ लोगों के सवाल आ रहे थे बीच में, यदि वो कुछ पूछना चाहें तो मैं उनको आंसर कर जी सकता हूँ। सर, मैंने उनके सवालों का जो सार था मैंने इन्हीं सवालों पर कर दिया था। बीच में एक सवाल आया था कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए, अगर आप इसके बारे में कुछ जवाब देना चाहें तो का दीजिए। सवाल हर व्यक्ति को अपने आप से पूछना चाहिए कि उसे सुरक्षित जीवन चाहिए अपने और अपने परिवार के लिए, या जी ऐसा जीवन चाहिए जिसमें मजा तो बहुत है लेकिन जान तक का रिस्क जी है। जवाब आपको स्वयं मिल जाएगा। जी, यही सवाल थे सर, बाकी मैंने उनको इन सवालों पर ऐड कर दिया था। इसी के जी साथ सर अब विदा लेने का समय है। जी। मैं कहना चाहूंगा कि सभी से मैं कहना चाहूंगा, हौसला रखिए आगे बढ़ने का, मुश्किलों से लड़ने का। यही तो एक तरीका है ऊंची उड़ान भरने का।